नमस्कार। आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए उनके सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अर्थात ME 309 का एक चैप्टर एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप का एक टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज इन फोर्जिंग ऑपरेशन नेटवर्क एंड टाइम अर्थात फोर्जिंग प्रक्रियाओं के दौरान उसमें होने वाला पदार्थ की हानि, फोर्जिंग कार्यखंड को बनाने के लिए आवश्यक वजन और समय की गणना का या आकलन कैसे करते हैं, उसी पे आज हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज अर्थात हानियों का आकलन कैसे करेंगे हम। फोर्जिंग ऑपरेशन जब होते हैं तो उस दौरान कुछ पदार्थ की हानि हो जाती है। उस हानि को सही तरीके से नापना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा जो ये हानि होती है उनका आगणन हम पदार्थ के वजन के रूप में हम काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। जो हानियाँ होती हैं उनके विभिन्न प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला है टोंग लॉस अर्थात संडासी हानि। जब फोर्जिंग प्रक्रिया की जाती है तो जो स्टॉक होता है यानी छड़ जो होती है उसकी लंबाई का कुछ भाग टोंग या संडासी द्वारा पकड़ने के काम आता है। यह जो लंबाई है वह अतिरिक्त लंबाई होती है जिसे कि कार्य को बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद उसको हटाना अनिवार्य होता है, तो उसको बाद में हटा दिया जाता है। आगणन के कार्य हेतु जो ये एक्स्ट्रा लंबाई थी जिसको कि हमने टोंग से पकड़ा था उसका वजन भी निकालना पड़ता है और उसकी गणना करनी पड़ती है, और यह जो वजन है यह टोंग लॉस के नाम से जाना जाता है अर्थात संडासी हानि के नाम से, क्योंकि यह अतिरिक्त था वजन जिसको हमने हटाया है। यह जो हानि है उसको जनरली स्टॉक लेंथ में 2-3 सेंटीमीटर अतिरिक्त मान के इसकी गणना की जाती है। दूसरा है स्केल लॉस या स्केल हानि। जो गर्म पदार्थ मेटल धातु जब होता है तो इसकी जो बाहरी सरफेस सतह जो होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, और जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो यह ऑक्सीडाइज जो फिल्म जो परत उस पर चढ़ी रहती है वह टूट जाती है और स्केल के रूप में नीचे गिर जाती है। इससे जो जॉब या कार्यखंड जो है हमारा उसकी डायमेंशंस, उसकी जो विमाएँ हैं लंबाई चौड़ाई वगैरह उनमें कमी आ जाती है। तो इसलिए जब आगणन हमें करना होता है तो उस वक्त हम इस हानि का भी ध्यान में रखते हैं। साधारणतः यह कुल वजन का 6% मानी जाती है। तीसरा जो हानि का प्रकार है वह है फ्लैश लॉस, फ्लैश हानि। वह अतिरिक्त धातु है या अतिरिक्त पदार्थ है जो कि दोनों डाइयों को मिलाने पर उनके जो मीटिंग सरफेसेज है, जो बीच की मिलने वाली जहाँ पे सतह है उसमें से कुछ धातु, अतिरिक्त धातु बाहर की तरफ बह के बाहर आ जाता है। यह जो अतिरिक्त पदार्थ है यह डाई की परिधि के चारों ओर निकल आता है। हमें जब उसको प्रोडक्ट को फिनिशिंग अवस्था में उसको सही आकृति में हमें जब प्राप्त करना होता है तो हम इस जो अतिरिक्त जो धातु है इसको हमें ट्रिम्ड ऑफ यानी उसको काट के हटाना होता है। अब ये अतिरिक्त धातु जिसको हमने हटाया है यह एक लॉस है। तो इस लॉस की यानी हानि की गणना हम
यह मानते हुए करते हैं कि जो डाई है उसकी परिधि के चारों ओर 20 mm चौड़ी और 3 mm मोटी अतिरिक्त एक परत रही है, चढ़ी रही है, उसको हमने हटाया है। तो हम ये मानते हुए कि ये अतिरिक्त जो हानि है वो 20 mm मोटी, 20 mm चौड़ी, 3 mm मोटी और उस परिधि के आकार की है। तो इस प्रकार हम उस फ्लैश लॉस जो हुआ है उसका हम आयतन निकाल सकते हैं, और यह आयतन जो होगा वॉल्यूम ऑफ फ्लैश लॉस इजिकल टू पेरिफेरी इंटू 20 इंटू 3 mm3, यानी जो परिधि, डाई की परिधि इंटू 20 इंटू 3 mm3, ये लगभग इसमें इसका आयतन आ जाता है। चौथा जो हानि है शियर लॉस या अपरूपण हानि। जब फोर्जिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं तो एक लंबी छड़ से हम अपने वांछित साइज या वांछित लंबाई का जो कार्यखंड है उसके हम को प्राप्त करते हैं, उसको काट के। अर्थात जो लंबी बार्स होती हैं उसमें हम सोइंग या सीरिंग करके, यानी आरी से या उससे काट के हम अपनी इच्छित साइज का वर्क पीस को हम उसमें से काटते हैं। तो हमेशा जब भी हम आरी से काटते हैं तो कुछ मटेरियल का हमेशा लॉस होता है, यानी उसकी हानि होती है। और कभी कभी तो जो अंतिम पीस जो बचता है उस छड़ में से, वह भी हमें आवश्यक जो हमें लंबाई चाहिए उसके अनुरूप नहीं होता है, तो उसको भी हम क्या रिजेक्ट कर देते हैं, उसको भी हम काम में नहीं ले पाते हैं। तो यह जो मटेरियल का लॉस होता है, यह कुल जो वज़न हम जब कार्यखंड का निकालते हैं उसका लगभग 5% माना जाता है। तो हम इसको 5% उसका नेट वेट का हम इसको लॉस लेते हैं। जो नेक्स्ट लॉस है स्प्रू लॉस या स्प्रू हानि। जब हम संडासी या टोंग से जब हम उसको बार को पकड़ते हैं और उसको हम वो पीस डाई के अंदर होता है गर्म अवस्था में, तो डाई के और संडासी के टोंग के मध्य कुछ भाग मटेरियल का रहता है, वह भाग स्प्रू कहलाता है। अर्थात डाई के और टोंग के मध्य अतिरिक्त कुछ भाग रह जाता है, क्योंकि जो डाई के अंदर होता है वही हमारे पास काम का मटेरियल है। टोंग लॉस में हम टोंग के अंदर जो हमने पकड़ा है वह मटेरियल है। टोंग से डाई के मध्य जो भाग है वह स्प्रू लॉस के रूप में हम लेते हैं, उसको हम स्प्रू कहते हैं। यह भी एक मेटल लॉस हो गया, और इसको हम नेट वेट का 7% तक उसको लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 15 से 20% तक कुल वजन का हानि फोर्जिंग के दौरान हो जाती है। अर्थात जो हम फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं, जो कुल जो उसकी कार्यखंड की जो वजन होना चाहिए उसका 15 से 20% तक का भाग हम हानि के रूप में खो देते हैं। अतः उसको हमें अतिरिक्त लेना होगा। इसलिए जब भी हम मटेरियल जो हमें आवश्यक चाहिए उसका वज़न हम जब निकालते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो हम टोटल वेट जो निकालेंगे उसमें नेट वेट ऑफ जॉब, यानी जो जॉब का जो कुल उसका वज़न है, प्लस द सम ऑफ द वेट ऑफ डिफरेंट लॉसेज, यानी उसमें हम जो प्रोसेस के दौरान जो हानियाँ हो रही है उनका भी अतिरिक्त उसका वज़न हम जोड़ देते हैं। तो जॉब का वज़न प्लस लॉस के दौरान होने वाला मटेरियल का वज़न, इन दोनों को जोड़ के हम टोटल वेट हम निकालते हैं, जिसका कि हमें पीस लेना होता है। अब दूसरा जो इसी में टॉपिक, एस्टिमेशन ऑफ नेट वेट। अभी तक हमने हानियों की बात की, अब हम उसका नेट वेट कैसे निकालेंगे।
तो नेट वेट निकालने के लिए फोर्स कंपोनेंट का हम निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं। जो पहला ए प्रक्रिया जो मैं ए स्टेप जो बताया है, उसमें जो जॉब की ड्राइंग है उसको हम सुविधाजनक ज्यामितीय भागों में बांट लेते हैं, जिनके कि हम आयतन आसानी से मेंसुरेशन द्वारा, परिमिति द्वारा हम उसकी गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको ड्राइंग को ज्योमेट्रिकल सेक्शंस में बांट लेते हैं, ताकि हम आसानी से सभी भागों का हम वॉल्यूम निकाल सकें। तो इससे हम भाग करके उसका वॉल्यूम निकालते हैं। इस दौरान हम जो कोई राउंडेड कॉर्नर्स हैं या कहीं पे हमें परिकल्पना करनी होती है तो हम वो भी करते हैं। तो राउंडेड कॉर्नर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और जहाँ कहीं कोई एजम्पशन मांगना हो जिसके बारे में हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो, तो हम उसको उसमें हम अभिकल्पना भी कर लेते हैं। सी पॉइंट में जैसा बताया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ द होलो स्पेसेस, क्योंकि हमने जो ड्राइंग है उसमें हमने पूरा सॉलिड मानते हुए उस सारे भागों की हमने वॉल्यूम निकाला है, आयतन निकाला है, और उनको हमने जोड़ दिया। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए उसमें से टोटल वॉल्यूम में से हमने जो कोई खोखला सरफेस है उसका आयतन हम निकालते हैं और उसको घटा देते हैं। तो इस प्रकार से जो हम टोटल वॉल्यूम जो हमें निकला, यानी जो साबुत जो पूरा माना हमने, उसमें से हमने खोखले को निकाल दिया, तो टोटल मटेरियल जो आ गया उसका वॉल्यूम आ गया। उस वॉल्यूम को हम उसकी डेंसिटी या घनत्व से अगर गुणा कर देते हैं तो उस कंपोनेंट का वजन आ जाता है। इस प्रकार हम उसमें वजन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ टाइम। अब इस प्रक्रियाओं में लगने वाला समय उसका आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट वगैरह होगी उस समय के आधार पे होगी कि एक लेबर 8 घंटे की पारी में कितने बनाएगा, तो वो हमें समय की गणना करनी होगी। तो एस्टिमेशन ऑफ टाइम जो है वो फोर्जिंग के दौरान उसकी गणना करना बहुत कठिन होता है, और केवल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, जो कि वास्तव में सेटिस्फैक्टरी या संतोषजनक फिर भी नहीं होती, क्योंकि यह वर्कर जो है, काम करने वाला जो वर्कर है, उसकी दक्षता पे निर्भर करता है। यानी वर्कर टू वर्कर, श्रमिक दर श्रमिक या डिपेंड करता है, वेरी करता है। फिर भी जो फोर्जिंग ऑपरेशन करने के दौरान जो समय लगता है या जो हमें जो समय की आवश्यकता होती है उसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला तो वह भाग है उस समय का जो कि हीटिंग द जॉब अप टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, अर्थात जॉब को वांछित तापक्रम तक गर्म करने में लगा समय। और दूसरा जो समय का भाग होगा वो होगा परफॉर्मिंग द ऑपरेशन टू गेट द रिक्वायर्ड शेप, वांछित जो आकृति प्राप्त करनी है हमें जॉब की, उस पर किए जाने वाले क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो आवश्यक समय चाहिए वह समय। अर्थात समय को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो पहले हम जो कार्यखंड है उसको वांछित तापक्रम तक गर्म करने किया हमने, तो वह समय एक अलग समय हुआ, और दूसरा जब हमने उस पर ऑपरेशंस किए तो वह समय वो ऑपरेशन का समय हुआ। तो ये 2 प्रकार से समय, इन दोनों समय को हम जोड़ देंगे तो एस्टिमेशन ऑफ टाइम हो जाएगा। अब इन दोनों प्रक्रमों के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम कुछ जो संभावित समय हैं उनका आइडिया लेने के लिए हम ये 2 टेबल्स हैं, इनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। जो ये पहली टेबल दिखाई गई है यह आवश्यक लगभग समय को दिखा रही है, जो कि विभिन्न
पदार्थों के विभिन्न वजन के जॉब को गर्म करने में लगे हुए समय को दर्शा रहा है। जैसे जॉब ये है अप टू 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम तक के वजन का समय, यानी विभिन्न वजन आ गए तो 100 ग्राम के वजन का कोई कार्यखंड है। अब ये अलग अलग मटेरियल है इसमें, MS और WI, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, टूल और हाई स्पीड स्टील। तो इन 100 ग्राम का जॉब अगर MS या WI का है, रॉट आयरन का है, तो उसको 50 सेकेंड तक रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म करने में समय लगेगा। अगर यही 100 ग्राम का वजन का जॉब हाई कार्बन स्टील का बना हो तो वह उसको लगभग 1 मिनट लगेगा। ऐसे ही 200 से 400 ग्राम का वजन का अगर कोई जॉब है और वो मीडियम कार्बन स्टील का है तो उसको 1.5 से 3 मिनट तक गर्म करने में समय लगेगा। तो ये समय की गणना इस प्रकार से हम कर लेते हैं गर्म करने के लिए। दूसरी टेबल जो है वह लगभग समय बता रही है कि विभिन्न आयतन के जॉब पर विभिन्न जो फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं उन पे लगने वाले समय को बता रही है। जैसे इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई वॉल्यूम जॉब का वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब तक का है और अगर वो MS का बना हुआ है तो उसको लगभग उस पर जो ऑपरेशन होंगे उस पर 20 सेकंड का समय लगेगा। परंतु अगर वही 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का जॉब अगर हाई स्पीड स्टील का बना है तो उसमें लगभग 32 सेकंड का समय लग जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 8 से 16 तक क्यूबिक सेंटीमीटर उसका आयतन का वॉल्यूम का जॉब है और वह मीडियम कार्बन स्टील का है तो उस पर लगभग 1 से 2 मिनट तक उस पर ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक समय लगेगा। तो इस प्रकार हम इस टेबल की सहायता से भी हम आवश्यक समय की गणना कर लेते हैं। तो और इन दोनों समय को हम पहली टेबल और दूसरी टेबल से जोड़ लेते हैं तो हमें लगभग समय उस पर जो लगेगा वह निकल आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम जो लॉसेज जो हो रहे हैं, मेटेरियल लॉस, उनकी हम गणना करते हैं, उसका नेट वेट की गणना करते हैं और समय की गणना करते हैं। इन तीनों की गणनाओं के द्वारा हम उसकी कॉस्ट जो है, एस्टिमेशन इन कॉस्ट ऑफ फोर्जिंग शॉप, वो हम निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। विद एक न्यूमेरिकल की सहायता से भी आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।